प्रिय विद्यार्थियों, पूर्ववर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की व्याख्यान माला में प्रतिदिन बीए प्रथम वर्ष, बीए तृतीय वर्ष के दूरवर्ती निदेशालय के छात्र छात्राओं के लिए व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा है। प्रस्तुत कहानी में आज दोपहर का भोजन कहानी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं कथाकार अमरकांत। यह कहानी बड़ी मार्मिक है। इसका वातावरण बड़ा शो उद्देश्य है। कहानी के विषय को लेकर अमरकांत ने कहानी के तत्व, कहानी की कथानक कैसी है, कहानी में पात्र योजना कैसी है, कहानी में देश काल क्या है, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली, इन सब को लेकर कहानी की समीक्षा की गई है। दोपहर का भोजन कहानी का जो कथानक है वह मौलिक और संक्षिप्त स्वाभाविक है, अतः स्वाभाविक के साथ सजीव भी दिखाई देता है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद मकान किराया विभाग में कलरक थे। कहानी का शुभारंभ होता है चंद्रिका प्रसाद से और लगभग 1.5 महीना पहले विभाग में छटनी हो जाती है। तब से चंद्रिका प्रसाद नौकरी की तलाश में कभी किसी शहर कभी किसी शहर जाता रहा और अभी तक भी उसको किसी विभाग में, किसी कार्यालय में नौकरी नहीं मिली। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की 3 पुत्र हैं, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद, जिनकी आयु लगभग 21 वर्ष, 18 वर्ष व 6 वर्ष। एक और इसमें कहानी दोपहर के भोजन में सिद्धेश्वरी नाम का एक पात्र है, जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी के रूप में। अभाव में भी जैसे तैसे 2-3 दिन के भोजन का प्रबंध कर लेती है। कुल मिलाकर 5 सदस्यों के लिए वह 7 रोटी, पानी जैसी दाल और चने की तरकारी बनाती है। पैसे का अभाव है। पति की
जो जॉब थी वो छूट गई है छटनी होने के कारण, और अभी किसी भी शहर में और किसी भी कार्यालय में चंद्रिका प्रसाद को कोई रोजगार नहीं मिला। कहानी बड़ी मार्मिक है। घर के 5 सदस्य हैं, भोजन के लाले भी पड़ रहे हैं। जैसे तैसे करके सिद्धेश्वरी अपने परिवार का लालन पालन करने में मशक्कत और मेहनत कर रही है। वह दोपहर का भोजन बनाकर दरवाजे पर खड़ी होकर पति और पुत्रों की प्रतीक्षा करती है। पुत्रों और पति के आने पर वह उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाती है। सही मायने में स्त्री घर की अन्नपूर्णा होती है। वह स्वयं भूखी रहकर अपने बच्चों को और पति को कभी भूखा नहीं रहने देती। 2 पुत्र और पति 2-2 रोटी खाते हैं और अधिक भूख होने का बहाना कर उठ जाते हैं। कहानी में कि अगर समीक्षा के रूप में देखा जाए, भूख लगी होती है लेकिन हालात और परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, और बच्चे और पति भूखे ही उठ जाते हैं यह कहकर कि अब और अधिक भूख नहीं है। घर की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय है, बड़ी मार्मिक है और हृदय को छू लेने वाली है। अंत में सिद्धेश्वरी अंतिम बची हुई सूखी जली रोटी के 2 टुकड़े करती है और आधी रोटी प्रमोद के लिए रखकर आधी रोटी बची सूखी दाल और पानी का लोटा लेकर भोजन करने बैठ जाती है। बच्चों, मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि पत्नी स्वयं भूखे रह सकती है लेकिन परिवार के किसी सदस्य को भूखा नहीं देख सकती। घर की यह दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। दोपहर के भोजन का कहानी का जो संक्षेप है उसमें कहीं भी भटकाव नहीं है और हर एक मोड़ पर दर्द भरी व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। मौलिक और यथार्थ, अतएव स्वाभाविक और सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत है। अब पात्र चरित्र चित्रण कैसा है? दोपहर का भोजन कहानी में पात्र चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक है। जैसे सिद्धेश्वरी इसमें एक ऐसा पात्र है जिसमें सहनशीलता है, जिसमें विनम्रता है और स्वाभाविक रूप से वह सजीव दिखाई देती है। इसमें 5 पात्र हैं। मुंशी चंद्रिका प्रसाद, पत्नी सिद्धेश्वरी, पुत्र रामचंद्र, मोहन तथा प्रमोद। सभी पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक है। सिद्धेश्वरी के चरित्र में नारी का त्याग, सहिष्णुता, प्रेम, स्नेह, ममता एवं परिवार को एक दूसरे के प्रति समर्पित की भावना को दर्शाया गया है। सिद्धेश्वरी सभी को बराबर का भोजन परोसती है जबकि स्वयं भूखी रहती है, और कोई रोटी अगर बच जाए, भले ही वो जली हो भले ही वो सूखी हो, उसको पानी के साथ खा लेती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी अभावग्रस्त जिंदगी के कारण 35 वर्ष के होते हुए भी 50
55 के लगते हैं। रामचंद्र नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने वाला युवक है। वह अपने दोनों भाइयों का भी ध्यान रखता है। मोहन की स्वाभाविक चरित्र है। वह अपने घर की आर्थिक दशा में परिचित है। अतः जब माँ रोटी के लिए पूछती है तो वह अत्यंत स्वाभाविक उत्तर देता है, नहीं रे बस, अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटी तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, न मालूम कैसी लग रही है। इस प्रकार दोपहर के भोजन के सबूक जो प्रमुख पात्र हैं वो जीवंत और यथार्थ को दर्शाते हैं। कहानी का कथानक इस प्रकार से है। दोपहर के भोजन कहानी का कथानक संवाद योजना संक्षिप्त है, सहज है, स्वाभाविक है और पात्र अनुकूल भी दिखाई देती है। सहज स्वाभाविक संवाद का एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रमोद खा चुका है? हाँ, खा चुका। रोया तो नहीं था? आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता है बड़का भैया के यहाँ उठाऊं ऐसा लड़का, एक रोटी और लाती हूं। नहीं नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। ये आत्म मंथन हो रहा है और कहानी दोपहर के भोजन की व्यथा सहज और स्वाभाविक रूप से निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूं, बस अब नहीं। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कहानी का जो कथानक है वह भावानुकूल है और मार्मिक संवाद योजना इस कहानी को सफल बनाने में प्रयत्न और प्रयास हो रहा है। कहानी का देशकाल क्या है? कहानी का वातावरण क्या है? दोपहर के भोजन कहानी में वातावरण सजीव अंकन अभाव में कोई रचना प्रभावशाली नहीं हो सकती। दोपहर का भोजन कहानी में अमरकांत ने वातावरण की सजीव अभिव्यक्ति की है। इसमें निम्न मध्यवर्गीय परिवार के घर की दशा, उसका वातावरण, मर्म स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। सारा घर मक्खियों के भिन बना रहा है। आंगन की अलगनी एक गंदी साड़ी टंगी जिसमें कई पिबंध लगे हुए हैं। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चितता के साथ सो रहे हैं। घर की आर्थिक दशा ऐसी थी, आवश्यकताओं की आपूर्ति अभाव में घर में रहने वाले घर का रहन सहन, लड़का नंगा धड़ंगा दिखाई दे रहा है और पूरे परिवार में जो 6 वर्ष का छोटा बच्चा है वो इस दशा से अनभिज्ञ है। वो इस बात को समझने में असमर्थ है। तब सूखे तथा भोजन बेजान पड़े और उसका पेट हड्डियां की तरह फूला हुआ था और उसका मुंह खुला और उस पर अनगिनत मक्खियां बैठी भिन बना रही थी। दोपहर के भोजन का कहानी का जो वातावरण है वो सजीव अंकन दिखाई देता है। मध्यवर्गीय परिवार अभावग्रस्त जीवन में, तनावपूर्ण जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, जिससे मर्म स्पर्शी दिखाई दे रहा है। कहानी का उद्देश्य क्या है? अमरकांत 100 उद्देश्य लिखने वाले कथाकार हैं, अतः उनकी कहानी दोपहर का भोजन 100 उद्देश्य कहानी है। इसमें निम्न मध्यवर्ग के परिवार को किस प्रकार आर्थिक
तंगी से जूझना पड़ा और इसका चित्रण किया गया। बेरोजगारी के कारण 2 समय का भोजन जुटाना भी विकराल रूप ले रहा है और ये समस्याएं आज के वातावरण में भी बहुत दूर दूर तक दिखाई देने लगी है और जो बेरोजगार युवक हैं रोजगार की तलाश में इस शहर से उस शहर भटक रहे हैं। कहानी में सौंदर्य घर की गृहिणी कितने धैर्य के साथ भूखी प्यासी रहकर भी त्याग, सहिष्णुता, प्रेम और ममता का परिचय देती है, शांति का वातावरण बनाए रखती है और दिलासा देती है कि